हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका पार्ट 4 में। आज हम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं और इसी के साथ हम इस पूरे चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आइए विदाउट किसी देरी के हम जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों, आज इस पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। जैसे ही इंडिया ने स्ट्रैटेजीज को अपनाना चालू किया और बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को चालू किया, इसके इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आए और इसके इम्पैक्ट नेगेटिव भी आए। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने पार्ट 3 में कवर कर लिए हैं और इस पार्ट 4 में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखने वाले हैं। और इन सब का सॉल्यूशन जो है वो है 1991 में जो एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, वो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो विदाउट किसी देरी को हम जल्दी से देख लेते हैं इन 8 पॉइंट्स को कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं। सबसे पहला, वी फेल टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में अभी भी फेल रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय, हम डेवलपमेंट भी हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर भी पॉवर्टी कहीं ना कहीं इंडिया में थी। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी बहुत भूख से मर रहे थे, लोगों के पास अभी भी काम नहीं था, क्योंकि जॉब्स कम थी, वर्क फोर्स ज़्यादा थी, इसलिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हुए, लेकिन फिर भी पॉवर्टी एक मेन इशू थी। ठीक है, उस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में। सेकंड पॉइंट है हाई इन्फ्लेशन। अब देखो, हाई इन्फ्लेशन क्यों थी, मैं आपको ये टर्म समझाता हूँ, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, उसके बाद हम देखेंगे हाई इन्फ्लेशन क्यों थी। देखो, उस समय क्या था कि इन्वेस्टमेंट हमको बहुत चाहिए थे, है ना। इन्वेस्टमेंट हमको बहुत चाहिए थे और इन्वेस्टमेंट का जो फ्रूट आ रहा था इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप बोल सकते हो जो रिजल्ट आ रहा था, वो बहुत कम आ रहा था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमको, मान लो जैसे स्कूल सेटअप करना है, तो स्कूल सेटअप करने के लिए हमको कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और चालू करते ही ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 बच्चे आ जाएंगे स्कूल के अंदर, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जो आउटपुट था ना वो बहुत कम था। तो क्योंकि कैपिटल ज़्यादा लग रही थी, उसका आउटपुट कम निकल के आ रहा था, इसका रिजल्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन थी। इसी का रिजल्ट हुआ कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई। ठीक है, रुपीस महंगा होने लग गया, कॉन्सिक्वेंस था, इम्पैक्ट था। थर्ड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ने लग गई, क्योंकि जॉब्स तो कम थी लेकिन वर्क फोर्स ज़्यादा थी। ठीक है, हमारी वर्क फोर्स ज़्यादा थी और जॉब्स कम थी। फोर्थ है हाई इनइक्वालिटी, यानी कि हम ग्रोथ कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, लेकिन जैसे मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लोगों को उसका बेनिफिट हुआ, कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ, और जिनको बेनिफिट नहीं हुआ उनको कभी बेनिफिट नहीं हुआ आगे भी, और जिनको बेनिफिट हो रहा था उनको लगातार बेनिफिट होता जा रहा था। यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उस समय नहीं था, और इस वजह से ही हाई इनइक्वालिटीज़ थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर पे हाई डोमिनेंस था, एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो भी ग्रोथ करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा। ठीक है, सारा काम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर ही देख रहा था, इसलिए क्या था, करप्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डिलेज थे, करप्शन हो रहा था, इनोवेशन को डिस्करेज किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, अब एक ही जो हमने वे अपनाया है वो ही बिल्कुल, है ना, एक अल्टीमेट वे है। तो हर चीज़ क्या थी, थोड़ा डिले होती हुई चली जा रही थी, करप्शन होता हुआ चला जा रहा था, और इनोवेशन बहुत कम था। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे थे उस समय, हम सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज़ पर बात कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन पे बात कर रहे थे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, यहाँ तक कि ओवर स्टाफ्ड था, ज़्यादा लोग काम कर रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत कम थी। ठीक है ना, हमने क्या किया, लाइसेंस से इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया, हमने लाइसेंस से इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया,
तो क्या हुआ, हमने इतना प्रोटेक्ट कर लिया कि अब वो कुछ ज़्यादा काम ही नहीं कर पाई। ठीक है, हमने इतना उनको प्रोटेक्ट कर लिया है ना इंडस्ट्रीज़ को, कि वो क्वालिटी गुड्स नहीं बना पाई। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है 8th पॉइंट में, वी फेल टू जनरेट इंटरनेशनल ट्रेड क्वालिटी। क्यों? क्योंकि हमने उनको इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर डाल दिए थे, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर डाल दिए थे लाइसेंस के द्वारा, कि वो कुछ इनोवेट नहीं कर पाई, इंटरनेशनल ट्रेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत थी उस समय जब हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को अपना रहे थे 1950 से 1990 के समय पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी तो उसी का रिजल्ट देख लो, हाई इनइक्वालिटी थी। यानी हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है, कुछ भी चीज़ अलग नहीं है। ठीक है, 1990 तक जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी ना, 19 की पर कैपिटा इनकम थी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी, वो बहुत कम थी अगर हम कंपेयर करें चाइना से और साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया और अगर चाइना से कंपेयर करोगे तो बहुत हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी ना वो कम थी। अब हमने क्या कर दिया, लाइसेंस में इंडस्ट्रीज़ को फंसा दिया। अब लाइसेंस एक बंदा लेगा या फिर अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो थे प्रोड्यूसर्स पे हमने लगा दिया। ठीक है, बाहर से अब वो कुछ चीज़ मंगा नहीं सकते, बाहर वो बेच नहीं सकते, बाहर की कंट्रीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो बहुत सारा क्या हो गया, हलचल हो गया, बहुत सारा हौच पौच हो गया। ठीक है, बाहर का कंपटीशन हमको समझ में नहीं आया, इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमको समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो हमने क्लोज करके रख रखी थी। तो ना बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही थी, ना कोई आइडिया आ रहा था, और ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, एक ऐसा समय आ गया कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो इतना कम हो गया कि हमारे पास सिर्फ नियरली 1 या 2 वीक का फॉरेन एक्सचेंज रह गया। क्योंकि इंडिया बचाते हुए चल रहा था ना फॉरेन एक्सचेंज को, तो हमारे पास इतना कम फॉरेन एक्सचेंज रहेगा कि सिर्फ 1 और 2 वीक तक ही हम कंट्री को रन कर पाएंगे। 1 या 2 वीक तक ही हम बाहर से कुछ सामान मंगाना होगा गवर्नमेंट को तो मंगा पाएगी। ठीक है, 1 या 2 वीक का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रहेगा, यानी फॉरेन करेंसी रह गई। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट हमको हमारी इकोनॉमी को खोलना पड़ा, हमको बाहर की कंट्रीज़ को अलाउ करना पड़ा कि आइए आप इंडिया में यहाँ पर प्लांट सेटअप करिए, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करिए। हमको है ना प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा लिबरलाइजेशन करना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर्स का हमको थोड़ा सा लिबर्टी देनी पड़ी प्राइवेट सेक्टर्स को। ठीक है, हमको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, यानी कि जो सारी चीज़ गवर्नमेंट संभाल रही थी, पब्लिक सेक्टर संभाल रहा था, उसको हमको प्राइवेट के हाथों में देना पड़ा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबर्टी हमको देनी पड़ी, है ना प्राइवेट सेक्टर्स को, लाइसेंसिंग राज हमको हटाना पड़ा। ठीक है, हमारी इकोनॉमी को हमको ओपन करना पड़ा, जिससे क्या हो, हम बाहर भी बेचें, बाहर के लोग हमको भी बेचें। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आने लगा। ठीक है, ग्रोथ आने लगी, इनोवेशन इंडिया में आने लगा, बाहर के लोग आएंगे तो बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आएंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे जब हमने हमारी इकोनॉमी को खोला 1991 में। कौन सी पॉलिसी के द्वारा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको आप एलपीजी करके याद कर सकते हो, एलपीजी गैस आती है ना, उसको याद कर लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के। ठीक है, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट रहे, तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को आप याद कर लो। 8 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, एक है ना। एग्ज़ाम में आपको ये पूछ सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों थी, जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों थी? तो आप बोल सकते हो कि जॉब्स कम थी लेकिन वर्कफोर्स ज़्यादा थी। अगर आपको पूछे कि इतनी इनइक्वालिटी क्यों थी, है ना उस समय, तो आप बोल सकते हो कि बैड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं था। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ बोल सकते हो, सारी चीज़ आप लिख सकते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आई है तो इस
वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ही आप पूछ लो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछो, जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट को लेकर अगर आप एंड तक चलोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एंड टाइम में आपका हौच पौच हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ हमारी लाइव चल रही है शॉर्ट्स के अंदर। मैंने एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, आप एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं, उसको अटेंड करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।